हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। हम इसके पहले अच्छी स्थिति पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो उसके कारण उसके अक्ष पे यानी कि अक्ष स्थिति यानी एक्स की स्थिति में एक्स अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी गणना हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, इसको जब हम रख देते हैं तो इसके कारण वाई अक्ष पे यानी कि इसके लंबवत दिशा में, पहले तो उसके समांतर हम लोग पढ़े थे, अब लंबवत दिशा में यानी लंबवत दिशा में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी की गणना हमको करनी है, जिसका फिगर आपके सामने पूरा दिखा दिया गया है। या वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l हो जाएगी, या हाफ दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू कूलाम के कारण भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और प्लस क्यू कूलाम के कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, ठीक। और तब जाके इन दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़ेंगे तो बिंदु P पर जो नेट यानी कुल वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी गणना हो जाएगी। तो माइनस क्यू कूलाम के कारण बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? माइनस की तरफ होगी। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है, ठीक। उसी तरह यहाँ चलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ ये भी प्लस, लेकिन यह उच्च आवेश है, ठीक है, तो उच्च से निम्न की तरफ होना चाहिए, इसलिए इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? E1 ऊपर की तरफ है। बातें समझ में आपको आ रही हैं? अब इसका एक अलग डायग्राम हम बनाएंगे। चलिए पहले उसको बना लेते हैं और उसको समझ लेते हैं बनाएंगे कैसे। ये हमारा बिंदु P है, बिंदु P से इधर की तरफ आ रहा है E2, और ऐसे ही ऊपर की तरफ इधर जा रहा है, क्या चीज है ये? E1, ठीक। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आपका खींचा गया है जिसका नाम है E, ठीक है। इसको क्या किया गया? इससे कनेक्ट कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा हमसे। यहाँ पे थीटा है तो इसको हम क्या बना देंगे? थीटा, ठीक। अब थोड़ा सा हम इस बिंदु के अगर लंबवत चला तो ऐसे चलेंगे, और नीचे आए तभी ऐसे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ये थीटा जितना डिग्री यहाँ है, रुक जाइए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। जितना थीटा यहाँ पर है, ये कोण जितने डिग्री का यहाँ बन रहा है सेम उतने ही डिग्री का यहाँ भी बनेगा। तो अगर हम देखें इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो यह आपका आधार बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन निकालें आधार में और इसमें, देखिएगा ध्यान से, यह आपका होगा E साइन थीटा, क्योंकि यह लंब है, 90 डिग्री पर है, ठीक। तो इसका मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा E cos थीटा, ठीक। उसी तरह इसका मान भी होगा E साइन थीटा। तो इसका मान कितना होगा? E cos थीटा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी आपस में क्या है? बराबर हैं। इन दोनों साइड्स का मतलब हो गया ये दोनों साइड्स। समझ गया बातों को? ठीक है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम की गणना कर सकते हैं। चलिए अब हमको ये साइड तो मालूम नहीं है PB, तो लिखेंगे सबसे पहले यहां पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम द्वारा बिंदु P की दूरी। दूरी की गणना कर लीजिए थोड़ा। तो जब दूरी की आप गणना करेंगे तो कितना आएगा? यही ना दूरी जिसको हम AP कहते हैं। तो यहां से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का नियम होता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है आपका? ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने AP बनेगा, तो AP का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AO स्क्वायर, लंब का वर्ग PO का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर
एओ कितना है, एओ एल का स्क्वायर उसके बाद आर का स्क्वायर, तो एपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं एपी बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 1/2। कोई डाउट? ये आपका एपी की वैल्यू हो चुकी है, समझ गए बातों को। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू कूलाम के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप पढ़ चुके हैं, लिखे हैं इसमें, इसके कारण कितना हो रहा है, E2 हो रहा है। E2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, जब E2 यहां पर देखेंगे तो अभी तो E2 है, तो यह E sin थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, E cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको E cos थीटा, यानी इसको आप लिख सकते हैं, सीधा सी बात है, E cos थीटा। समझ गया? E cos थीटा कहां से होगा, वही बात हमने फिर वही रिपीटेशन किया, ये लंब हो गया, समझ रहे हैं, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, E का कर्ण हो गया, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, तो उस नियम के अनुसार चलेंगे तो यहाँ भी उतना ही बने, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बनेगा। तो यहाँ से इसका रिलेशन ले लेते हैं। समझ रहे हैं बातों को? नहीं समझ रहा है, फिर समझिए। देखिए ये ऐसे क्या हुआ है, तो जब यह ई है तो पक्का है कि यह भी क्या होगा, ई ही होगा। E2 तो यह है ना, यह भी ई ही होगा, थीटा यहीं पर होगा, तो यह आधार हो जाएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, ठीक। नहीं ये यहाँ होगा थीटा, ठीक, तो आधार लेंगे तो यही आपका आ जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, सीधा सी बात है, प्लस क्यू कूलाम के द्वारा पी पर, के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या बाबू E1 है, तो E1 बराबर कितना होगा, यही E1 है ना, तो सेम वैल्यू, यानी E cos थीटा। कोई डाउट? अब यहां निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब परिणामी हो गया, और परिणामी निकालने के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेक्टर वाला होता है R बराबर अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 cos थीटा। तो यहाँ पर अगर उसका प्रयोग करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही इसका रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं? आप यूज करके देख लीजिएगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो cos 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जब 1 होती है तो प्लस हो जाता है। समझ गए बातों को? तो हमारा ई वेक्टर बराबर, दोनों के दोनों बराबर हैं, सीधे सीधे रुक जाइए, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। यहां लिखते हैं E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है ये बाबू, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा E मिलके 2E cos थीटा। कोई डाउट? तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा 2E, E की वैल्यू कितनी आई है, E की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहां से आप निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना, तो ये दूरी आपको लेनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर cos थीटा। राइट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, E वेक्टर बराबर 2Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखिए AP की वैल्यू कितनी आई है, AP की वैल्यू आपकी आ चुकी है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर 1/2, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर 1/2 और इसके पे होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो वेक्टर ई बराबर हो गया 2q 4πε0 L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा छूटता जा रहा है, इंटू कॉस थीटा। ओके, इतना राइट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, चलिए उसको भी फाइंड करते हैं। देखिए, पुनः आप इसी त्रिभुज का प्रयोग कीजिए, ट्रायंगल OBP में। तो यहां से आप निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है ना कॉस थीटा। आधार आधार बने यही बेस बनेगा, यल कर्ण बने आपका क्या हो जाएगा बीपी। बी जितना बड़ा बीपी उतना ही बड़ा एपी भी है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यल बाई इसकी वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट मतलब यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 1/2, यही आया है ना। इसको ले चल के उसमें भर दीजिए, लिखेंगे सो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 2q अपान 4πε0, इसी वाले फार्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह लिखेंगे यल अपान यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 1/2। ई वेक्टर इक्वल टू 2q अपान 4πε0। ध्यान दीजिएगा इन दोनों का बेस समान है, यल स्क्वायर आर स्क्वायर यल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आधार को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1/2 यहाँ पर है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, ये आएगा ना, फ्रैक्शनल ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 3/2 इंटू यल ऊपर है तो यल यहाँ डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े आगे, इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, वेक्टर p बराबर q इंटू 2l पढ़े हैं। इसको टोटल लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2ql, ठीक है। देखिए 2ql दिख रहा है, जब 2ql दिख रहा है तो हम यहाँ पे वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ई वेक्टर बराबर वेक्टर p हो जाएगा अपान 4πε0, ये आपका हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर 3/2, ठीक। चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइए, आप देखेंगे जो यल है वह आर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे आर इज ग्रेटर 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 किससे, एल से। सो यल को क्या कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। जब निगलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा वेक्टर ई बराबर पी वेक्टर अपान 4πε0 आर स्क्वायर पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पी वेक्टर बराबर आएगा ई वेक्टर 4πε0 आर पर क्यू। ये आपका निरक्षीय स्थिति है, क्या ये आपका निरक्षीय स्थिति का टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ा, नोट इसमें लिखवा दें कुछ, तो देखिए नोट, आप ये देखेंगे अगर अच्छी और निरक्षी दोनों का कंपेयर करेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों को अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट नोट में, तो आप देखेंगे कि अच्छी स्थिति का जो फार्मूला आया था ई एक्सियल का, वह आया था 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब, ये आया था। और निरक्षी का आया है ई इक्वेटोरियल 1/4πε0 p अपान आर क्यूब, ये ना दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, पी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो ई अच्छी था एक्सियल था वह 2 टाइम्स ऑफ क्या है, ई इक्वेटोरियल, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति की कितनी गुनी होती है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति जो होता है वो निरक्षी स्थिति का 2 गुना होता है, या फिर निरक्षी स्थिति अच्छी स्थिति का क्या होता है, आधा होता है। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिए। बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेकंड नोट इसका देखते हैं। सेकंड नोट ये है कि आप पढ़े हैं किसी बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी, ई बिंदु के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q/r² उत्पन्न हो रहा है। ये बिंदु के कारण है, ध्यान दीजिएगा। और जो डाइपोल के कारण उत्पन्न हो रहा है, डाइपोल के कारण वह हो रहा 1/4πε0 P/r³। दोनों में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि आप देखेंगे E = 1/r² दिख रहा है, E = 1/r³। मतलब जो अच्छी स्थिति है, मतलब जो बिंदु के कारण है, वह 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और जो निरक्षी डाइपोल के कारण है, द्विध्रुव के कारण है, 1/r³ के बराबर होता है। यानी इसकी वैल्यू डाइपोल में थोड़ी सी अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो तुरंत इसका वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है, लेकिन वही अगर इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसमें गिरेगा, लेकिन उतना ज्यादा चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यह इतने कंसेप्ट आपको कम से कम लर्न करना पड़ेगा, समझना है कंसेप्ट को। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।